नमस्कार साथियों, आज एक विशेष टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। बात करते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र मतलब सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब सेल का जीवन चक्र, कोशिका का जीवन चक्र। कोशिका जब उत्पन्न होती है वहां से लेकर कोशिका आकार में वृद्धि करती है, बड़ी हो जाती है और फिर से विभाजन क्रिया द्वारा नई कोशिका का निर्माण करती है। इस पूरे चक्र को अपन कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। अब यह सेल साइकिल में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं और फिर कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन हमारा पहला प्रश्न यह है कि कोशिका विभाजन करती क्यों है। तो समझें, कोशिका विभाजन इसलिए करती है कि कोशिका के कार्यों का नियंत्रण केंद्रक करता है। जब कोशिका वृद्धि करके और आकार में बहुत बड़ी हो जाती है, उस समय एक छोटे से केंद्रक द्वारा इस बड़ी कोशिका का नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। तो इस बड़ी कोशिका को अच्छे से नियंत्रित करने के लिए एक बार फिर से उसको छोटे आकार में बदलना जरूरी होता है। इसलिए बड़ी कोशिका को विभाजन क्रिया द्वारा दो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। तो कोशिका पर अच्छे से नियंत्रण के लिए कोशिका का विभाजन करके छोटे आकार में बदलना जरूरी होता है, इसीलिए कोशिका विभाजन क्रिया करती है। पहली चीज ये। अब कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो इंटरफेस या अंतरावस्था और दूसरा है विभाजन प्रावस्था। यहां एक बार थोड़ा सा चित्र देख लें। ये लिखा है मैंने अंतरावस्था, यहां से लगाकर और ये पूरा पोर्शन जो पूरी कोशिका चक्र का लगभग 90% भाग है, ये पूरा इंटरफेज या अंतरावस्था कहलाता है। और ये छोटा सा भाग जो लिखा हुआ है शेष भाग, वो विभाजन प्रावस्था, माइटोटिक फेज या एम प्रावस्था कहलाता है, एम फेज कहलाता है। कुल मिलाकर कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास वाला कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूं। ध्यान रखें, किताबों में ये लिखा रहता है कि ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस विभाजन की दृष्टि से यह कोशिका का विश्राम काल है। इंटरफेस कोशिका का विश्राम काल है और जब विश्राम काल पूरा हो जाता है तो इसके बाद कोशिका विभाजन क्रिया करने लग जाती है। यानी दो विभाजन क्रियाओं के बीच का जो काल है वो इंटरफेस या अंतरावस्था कहलाती है। ऐसा तो विश्राम काल कौन सा? इंटरफेस। लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं विभाजन क्रिया के संदर्भ में। अब मैं यही बात को उल्टा करके कह रहा हूं उपापचयी क्रिया के संदर्भ में, मतलब मेटाबॉलिज्म के रूप में। अगर उपापचयी क्रिया की जब बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा सक्रिय भाग जो है वो इंटरफेस है। इंटरफेस में ही कोशिका विभाजन क्रिया, इंटरफेस में ही कोशिका अपनी वृद्धि करती है, श्वसन करती है, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं करती है और आकार में वृद्धि करती है। आरएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, एटीपी का निर्माण, तो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, तो उपापचयी क्रियाओं के रूप में सबसे सक्रिय समय कौन सा है? तो वो है इंटरफेस। लेकिन विभाजन क्रिया के संदर्भ में सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी है? वो है एम फेज। क्लियर? तो विभाजन क्रिया के संदर्भ में इंटरफेज एक विश्राम काल है और उपापचयी क्रिया के संदर्भ में जो विश्राम काल है उसमें वास्तव में विभाजन क्रिया के लिए तैयारी होती है, मतलब उपापचयी क्रिया के रूप में सबसे सक्रिय काल है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं कि कौन सी अवस्था में क्या क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं, इंटरफेस को तीन अवस्थाओं में बांट रखा है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G का मतलब होता है ग्रोथ, मतलब वृद्धि प्रावस्था, और S का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब संश्लेषण प्रावस्था। तो हमारे पास G1 और G2 दो तो वृद्धि प्रावस्थाएं हैं और एक संश्लेषण प्रावस्था है। क्लियर? G1 फेज का नियंत्रण, अब इन प्रत्येक अवस्था का कोई ना कोई नियंत्रण करता है। तो समझें, G1 फेज का नियंत्रण करने के लिए हमारे पास एक जीन होता है जिसका नाम कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो G1 फेज का नियंत्रण CDC28, CDC28 नाम का एक जीन है, वो पूरी जीवन प्रावस्था का नियंत्रण करता है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन एस प्रावस्था या एस फेज का नियंत्रण करता है। और CDC2 जीन, ये जो जीन है वो
G2 फेज का नियंत्रण करता है। तो आपके तीनों प्रश्न यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए कि इंटरफेज में दो तो जीन है जो ग्रोथ फेज का नियंत्रण करते हैं और एक प्रोटीन है साइक्लिन प्रोटीन जो एस फेज का नियंत्रण करते हैं। क्लियर। दूसरा प्रश्न कि कौन से फेज में क्या क्या काम होता है। G1 फेज मतलब प्रथम वृद्धि प्रावस्था में आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और डीएनए प्रतिकृति की तैयारी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती, केवल तैयारी होती है। और जब तैयारी पूरी हो जाती है तो दूसरा फेज शुरू हो जाता है, वो है एस फेज। अब एस फेज में क्या होगा, जो तैयारी हमने पूरी कर ली है डीएनए प्रतिकृति की, तो अब डीएनए की प्रतिकृति होती है। प्रतिकृति का मतलब होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब अब जो डीएनए है वो अपने समान सेम टू सेम नया डीएनए बना देता है। इस क्रिया को डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। कई बार आया हुआ प्रश्न है कि डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होता है। ऑप्शन में आता है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज या एम फेज। तो आपका आंसर है एस फेज। क्लियर। जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है, इसके बाद तीसरी अवस्था शुरू होती है, वो है G2 फेज यानी सेकंड ग्रोथ फेज, द्वितीय वृद्धि प्रावस्था। द्वितीय वृद्धि प्रावस्था में वही काम होते हैं जो G1 फेज में होते हैं, मतलब आरएनए का संश्लेषण और प्रोटीन का संश्लेषण। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, इसमें डीएनए प्रतिकृति की तैयारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, तो दोबारा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सेकंड ग्रोथ फेज में डीएनए प्रतिकृति की तैयारी नहीं होती। इसका नियंत्रण CDC2 जीन द्वारा होता है। क्लियर। अब जैसे ही तीनों ही फेज पूरे हो जाते हैं, तो इसका मतलब कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। और जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, तो अब विभाजन प्रावस्था शुरू होती है। इसमें केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ होते हैं। पादप कोशिका में विभाजन में और जंतु कोशिका के विभाजन में थोड़ा बहुत अंतर है। विभाजन क्रियाएं समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे पास कायिक कोशिकाएं भी हैं, जंतु कोशिकाएं भी है, कायिक कोशिका भी है, जनन कोशिकाएं भी है। उन दोनों में विभाजन में काफी अंतर है, उनके बारे में भी चर्चा अपन डिटेल में करेंगे। यहाँ एक और बात समझनी है, हमने G1, S, G2 और M फेज तो लिखा है, लेकिन एक और फेज है, वो है G0 फेज। ये क्या है वो समझें। जब कोशिका विभाजन चक्र से हट जाती है, जब कोशिका अब विभाजन नहीं कर रही होती है कि अब विभाजन क्रिया उसने छोड़ दी है, तो ऐसी स्थिति में अब कोशिका जिस फेज में चली जाती है उसको G0 फेज कहते हैं। मतलब जब कोशिका G0 फेज में चली जाती है, इसका मतलब अब वो आगे विभाजन नहीं करेगी। और अगर उसको वापस विभाजन क्रिया करनी है, तो सबसे पहले G0 फेज को वापस G1 फेज में बदलना जरूरी है। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जब कोशिका विभाजन क्रिया छोड़ देती है और विभिन्न उपापचयी क्रियाएं करने लग जाती है, ऐसी स्थिति में यह कोशिका कौन से फेज में होकर गुजर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में वो कोशिका G0 फेज में होकर गुजरती है। दूसरा, एक बार जब कोशिका में G1 फेज पूरा हो जाता है, इसका मतलब ये फिक्स हो जाता है कि अब कोशिका विभाजन क्रिया करेगी ही करेगी। और G1 फेज होने से पहले ही कोशिका G0 फेज में चली जाती है, इसका मतलब अब कोशिका विभाजन नहीं होना है। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक पहुंचाएं। धन्यवाद।